जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री में मौर्योत्तर भारत शुरू होने वाला है। कल हम जो है मौर्य काल को पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, जिसमें हमने चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और उनके आगामी जितने भी वंशज रहे उनके बारे में देखा। मौर्य समाज को हमने समझा, किस प्रकार की वहाँ की न्यायिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी और किस प्रकार राज्य क्षेत्र को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। आदि कला, संस्कृति, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, स्त्री दशा आदि के बारे में कल हम जो है समझ चुके हैं। अर्थात पूरी तरह से हमारा मौर्य समाज खत्म हो चुका है और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप उसे एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, तो आपको पेपर में कोई भी तकलीफ कहीं से भी उस टॉपिक से लेकर नहीं आने वाली है। साथियों, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पिछले जितने वीडियोज मैंने कवर किए हैं, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता के रहे हों, वैदिक समाज के रहे हों अथवा मौर्य वंश के रहे हों, जितने भी टॉपिक मैंने अब तक कवर किए हैं और जितने मैं आगे कवर करने वाला हूं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी और मेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस इसी से घूम फिर के बनते हैं। इसके अलावा ना तो आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता है, ना तो मन में कोई शंका रखने की आवश्यकता है। मैं पूरी तरह से आपको आश्वासित कर सकता हूं कि केवल आपको अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक्स से देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा बना के चलते हैं तो आप अपने तैयारी को एक बेहतरीन आयाम जरूर प्रदान कर सकते हैं। तो साथियों, आइए मिल के हम आगे बढ़ते हैं और एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, मौर्योत्तर भारत को। तो साथियों, मौर्य वंश के पश्चात देखते हैं कि भारत की क्या राजनीतिक स्थितियां रही हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि मगध साम्राज्य में, मगध में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश और आधुनिक झारखंड के कुछ क्षेत्र जो शामिल थे मगध में, उसमें मौर्यों ने शासन किया। अब उसके बाद की जानकारी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि मौर्योत्तर भारत की यानी मौर्य वंश के बाद के भारत की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जैसा हमने पहले मौर्य काल के बारे में भी कहाँ से जानकारी के स्रोत थे उसको भी देखा था। तो आज हम देखते हैं पहले कि मौर्योत्तर भारत की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। तो अगर हम इनके जानकारी के स्रोत की बात करें साथियों, तो इसमें एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें स्वदेशी साहित्य और विदेशी साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम स्वदेशी साहित्य की बात करें तो स्वदेशी साहित्य में हमें धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य दो भागों में देखने को मिलते हैं। स्वदेशी साहित्य यानी कि देश के अंदर के जो साहित्य हमें देखने को मिलते हैं, हमारे देश के विद्वानों ने जो उस वक्त का वर्णन किया है वह स्वदेशी साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ धार्मिक साहित्य भी थे, अर्थात धर्म विशेष क्षेत्र के लोगों ने जो धार्मिक ग्रंथ लिखे उसमें जो है इन्होंने जो वर्णन दिया है मगध का, उसके स्रोत को हम धार्मिक साहित्य के रूप में लेते हैं। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य वे साहित्य होते हैं जो कि किसी धर्म विशेष पर नहीं लिखे गए हैं, केवल राजनीतिक, आर्थिक या आदि विषयों पर जो है अगर कोई साहित्य लिखे गए हैं तो वे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। धार्मिक साहित्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा उस वक्त का जो सबसे बड़ा धर्म बन चुका था बौद्ध धर्म, उसमें लिखा गए बौद्ध ग्रंथ जो थे वह धार्मिक साहित्य के सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिव्यावदान का। दिव्यावदान में जो है पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग साथियों माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शासक बन गया और शुंग वंश की स्थापना, मौर्य वंश का अंत इसी ने किया था। तो इसमें हमें जो है दिव्यावदान में बौद्ध ग्रंथ के पुष्यमित्र का वर्णन देखने को मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। दूसरा, हमें ललित विस्तार नामक ग्रंथ हमें बौद्ध का देखने को मिलता है। तीसरा, हमें मंजुश्री मुकल्प देखने को मिलता है। चौथा, हमें देखने को मिलता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में हमें मिनांडर नामक यूनानी शासक के बारे में जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध ग्रंथ था, इसमें हमें मिनांडर नामक यूनानी शासक के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब हम साथियों बात करते हैं
जैन ग्रंथ की। अगर हम जैन ग्रंथ की बात करें तो मौर्योत्तर काल के बारे में जैन ग्रंथ थेरावली गाथा से मिलती है। यानी मौर्योत्तर काल की जानकारी जो हमें मिलती है जैन ग्रंथ में, उसमें सबसे पहला जो साहित्य है थेरावली गाथा। थेरावली गाथा नामक साहित्य में हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में 14वीं सदी में मेरितुग ने लिखा था। इस ग्रंथ को 14वीं सदी में लिखा गया था। 14वीं सदी का अर्थ यह है कि 1300 कुछ में जो है 1300 कुछ ईस्वी में जो है मेरितुग ने लिखा था इसको। इसके लेखक कौन है? मेरितुग। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा बनता है इससे यूपीएससी पीटी में, थेरावली गाथा के लेखक कौन थे, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो मनुस्मृति में हमें इसके लेखक आचार्य मनु महाराज थे, जो कि भृगु वंश के थे। मनुस्मृति हमारे भारतीय समाज की बहुत प्राचीन साहित्य व बहुत ही विश्वसनीय साहित्य मानी जाती है। इसमें हमें बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ भी जानना हो तो मनुस्मृति एक बहुत अच्छा विकल्प है, उसके लिए एक अच्छा स्रोत है। उसी में मनुश्री महाराज जो कि भृगुवंश से संबंधित थे, इन्होंने ही मनुस्मृति नामक साहित्य को लिखा है और इसमें भी हमें जो है मौर्योत्तर भारत की जानकारी देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे बात करें धर्मनिरपेक्ष साहित्य की, उपरोक्त हमने देखा धार्मिक साहित्यों को, अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को। अगर हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, इसके लेखक कालिदास हैं। इसमें शुंगकालीन गतिविधियों की जानकारी है, अर्थात कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्रम लिखा, इसमें हमें शुंग वंश की जानकारी देखने को मिलती है। अगले धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ की बात करें तो उसका नाम आता है हर्षचरित। हर्षचरित जो है इसके लेखक बाणभट्ट हैं। इसमें पुष्यमित्र की जानकारी देखने को मिलती है। तीसरा जो हमारा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है महाभाष्य, इसके लेखक पतंजलि हैं। इसमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये हमने देख लिए अपने जितने भी स्वदेशी साहित्य थे। स्वदेशी साहित्य दो भागों में था, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, उन दोनों को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं विदेशी साहित्य कौन से हैं जिससे हमें जानकारी शुंग वंश आदि की मिलती है। तो विदेशी साहित्यों में सबसे पहला नाम आता है नेचुरल हिस्टोरिका का। नेचुरल हिस्टोरिका बहुत पुरानी ग्रंथ और बहुत बेहतरीन ग्रंथ है, हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में। इसका लेखक प्लिनी था। इसने लैटिन भाषा में पुस्तक लिखी थी, अर्थात नेचुरल हिस्टोरिका को प्लिनी नामक लेखक ने लिखा था, जो कि लैटिन भाषा में लिखा गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह 77 ईस्वी की पुस्तक है। इसमें व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है, यानी पहली शताब्दी का यह पुस्तक जिसमें व्यापारिक संबंधों का उल्लेख देखने को मिलता है। प्लिनी अपने देश की अर्थव्यवस्था पर आंसू बहाता है। प्लिनी जो लेखक था यह विदेशी था। इसने भारत के साहित्य ग्रंथ आदि को पहले पढ़ा, समझा, देखा, जाना। उसके पश्चात उस वक्त के भारत पर अपनी एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें इसने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी कि उस पर इसने आंसू बहाए थे कि इतनी बेकार अर्थव्यवस्था भारत की देखने को मिली थी प्लिनी को। उसके बाद जो दूसरा हम विदेशी ग्रंथ की बात करें तो उसमें नाम आता है पेरिप्लस ऑफ द एरिप्रियन सी का। पेरिप्लस ऑफ द एरिप्रियन सी, इसका लेखक अज्ञात है, अर्थात इसका लेखक कौन था उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। यह 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसमें पहली सदी की भारतीय व्यापारिक स्थितियों की जानकारी है, अर्थात पहली सदी में भारत में व्यापार की क्या स्थितियां थी उसके बारे में इसमें हमें जानकारी देखने को मिलती है। और उसके बाद साथियों तीसरा हमारा जो ग्रंथ आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो यह पुस्तक है, यह पुस्तक को टालमी द्वारा 150 ईस्वी में लिखी गई थी, यानी 150 ईस्वी में जो है, यानी दूसरी शताब्दी मध्य में इसे टालमी नामक लेखक ने लिखा था। इसमें भूमध्य सागरीय देशों के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। भूमध्य सागरीय यानी कि मध्य यूरोप की बात है साथियों। इसमें जो है हमें व्यापारिक संबंध, यानी भारत के वहाँ से क्या व्यापारिक संबंध थे,
क्या आयात होते थे, क्या निर्यात होते थे, इसके बारे में हमें जानकारी जो है ज्योग्राफी नामक पुस्तक में देखने को मिलती है, जिसके लेखक टालमी थे। तो ये हमारे साथियों सभी साहित्य थे, स्वदेशी और विदेशी साहित्य रहे हैं जो हमने उपरोक्त अभी देखा। इसको आप अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पीटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और इसी लापरवाही से थोड़ी सी आपको क्वेश्चन जो हैं बहुत दूर के समझ में आएंगे, और अगर आप समझ के चलते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिए और समझ लीजिएगा इसे अच्छे तरीके से। आगे अब हम बात करते हैं अभिलेखीय साक्ष्यों की। अभी तक हमने पुस्तकों को देखा, साहित्यों को देखा, अब हम अभिलेखों की बात करेंगे। तो अगर हम अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहला नाम हमें अभिलेख में देखने को मिलता है अयोध्या का अभिलेख। अयोध्या का अभिलेख धनदेव द्वारा बनवाया गया था। अभिलेख का अर्थ है कि किसी दीवार, गुफा आदि जो स्तंभ हैं, शिला हैं, यानी पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, उन पर जो लेख हमें देखने को मिलते हैं चित्रों के रूप में, शब्दों के रूप में जो हमें देखने को मिलते हैं, उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। तो अयोध्या का जो अभिलेख है यह धनदेव द्वारा था। इसमें हमें जो है मौर्योत्तर भारत की जानकारी देखने को मिलती है। दूसरा है बेसननगर अभिलेख। वेसनगर अभिलेख हेलिपोडोरस द्वारा बनवाया गया था। इसमें हमें उस वक्त की जानकारी देखने को मिलती है। नामाघाट अभिलेख नागानिका द्वारा बनवाया गया। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बल्लश्री द्वारा बनवाया गया। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन द्वारा जो बनवाया गया था। इन सभी अभिलेखों में हमें मौर्योत्तर भारत की एक बेहतरीन जानकारी समझने में मदद मिलती है। ये अभिलेख प्राचीन है और बहुत बेहतरीन विस्तृत जानकारी हमें जो है मौर्योत्तर भारत की प्रदान करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं साथियों मौर्योत्तर कालीन भारतीय वंशों की। मौर्योत्तर काल के हमने स्रोत को देख लिया, क्या क्या से वे स्रोत थे जिनके माध्यम से हमें मौर्योत्तर भारत की जानकारी अच्छे ढंग से देखने को मिलती है। तो अब हम जो आगे बात करेंगे मौर्योत्तर कालीन भारतीय वंश की बात करेंगे। मौर्योत्तर के बाद जो है अर्थात मौर्य शासकों के बाद जिन वंश ने शासन किया भारत में, उसमें सबसे पहला नाम आता है शुंग वंश का। शुंग वंश जिसके शासक प्रथम जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने बृहद्रथ यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके खुद वहाँ के जो है शासक बन बैठे थे मगध के। एक ब्राह्मण थे, इनके बारे में हम जानकारी आगे लेंगे। इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग। दूसरा शासन हमें देखने को मिलता है कण्व वंश का, जिसके संस्थापक वासुदेव रहे। फिर हमें शासन देखने को मिलता है वाकाटक वंश का, जिसके संस्थापक विंध्य शक्ति देखने को मिलते हैं। अगला जो शासन वंश था सातवाहन वंश का। इसके जो हमें शासक देखने को मिलते हैं यानी कि स्थापक सिमुक देखने को मिलते हैं। अगला वंश है इक्ष्वाकु वंश। श्री शांत मूल इसके जो है शासक थे, यानी इसके स्थापनकर्ता थे। उसके बाद चेदी वंश हमें देखने को मिलेगा, जो कि महामगवाहन द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया। फिर हमें आमिर वंश जो है देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। उसके बाद साथियों अब हमारा शुरू होता है, एक एक करके हमें सभी वंश को पढ़ना है। कल हम सबसे पहले देखेंगे शुंग वंश के बारे में, उसके बाद हमें एक एक करके आगे सभी वंश की जानकारी लेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज की क्लास हम इतने पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो में नए उत्साह नए ऊर्जा के साथ। जय हिंद साथियों, बने रहिए देश सेवा में। जय हिंद, जय भारत।